जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज 17वें लेक्चर के बारे में, साइंस से एमसीक्यू के। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 17वें लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नंबर ए सेलुलोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज और डी सुक्रोज। सेलुलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये है आपका सेलुलोज। ठीक है, कौन सा है? सेलुलोज है। ठीक है, तो सेलुलोज है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बनिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो सेलुलोज है। सेलुलोज की बात करें तो एक कार्बनिक यौगिक होता है ये सेलुलोज, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H10O5 होल N होता है। ठीक है, C6H10O5 होल N सेलुलोज का जो रासायनिक सूत्र है। और बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज की ही बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशे में भी ये क्या होता है? 90 से 95% हिस्सा इसका सेलुलोज का होता है कपास के रेशे में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पराश्रव्य ध्वनियों तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है आपका, कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 केजी हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से पराश्रव्य तरंगें होगी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली। ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज हो और उन्हें क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। और तरंगें क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, प्रश्रव्य तरंगें, अवश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। बात करें हम श्रव्य तरंगों की। ठीक है, श्रव्य तरंगों की बात करें तो इनकी सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है और इन तरंगों को आसानी से सुना जा सकता है। श्रव्य अवश्रव्य तरंगों की बात करें तो इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और इन तरंगों को केवल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है, और बात करें तीसरी पराश्रव्य तरंगों की तो जिन्हें कोई नहीं सुन सकता है। केवल इन तरंगों का प्रयोग हम केवल संकेत भेजने में, गहराई नापने में और सोनार में प्रयोग करते हैं। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगें प्रयोग करते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगें कितनी होती हैं? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रीन का रासायनिक नाम एल्किल सैलिसिलिक एसिड हो गया, मेथिल सैलिसिलेटेट हो गया, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एल्किल सैलिसिलिक एसिड, मेथिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। ठीक है, और इसका एस्प्रिन हो गया। और एस्प्रिन का जो फॉर्मूला यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C9H8 और O4। ठीक है, ये रासायनिक नाम है, इसका ए फॉर्मूला है। ठीक है, C9H8 और O4। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो किसका होता है?
हरा रंग का, बैगनी रंग हो गया, लाल रंग, पीला रंग। ठीक है, कौन होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग। इसके बाद बात करें, जो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जो कम विचलन की बात करें, कम जो डिस्ट्रैक्टेड होगा वो कौन सा होगा? लाल यानी कि रेड। ठीक है, इसके बाद तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ अधिकतम किसकी होती है? वो भी लाल की ही होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है, और प्राइमरी कलर की बात करें, जो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल और हरा क्या हैं? प्राइमरी कलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 10, 16। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम परमाणु में कितनी होती है? 2, 8, 10 और 16 कितनी होती है? कोर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। सोडियम परमाणु में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और Na का टोटल परमाणु कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कन्फिग्रेशन की बात करें तो कन्फिग्रेशन इनका क्या होता है? 2, 8, 1 होता है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो धातु और अधातु के गुण पाए जाने वाले तत्व क्या हैं? ठीक है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? मिश्रण, मिश्र धातु, उपधातु, आदर्श धातु। ठीक है, धातु और अधातु के गुण पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, उपधातु। और उपधातु में कौन कौन से हैं उपधातु के उदाहरण? बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और आर्सेनिक हो गया। क्या हैं ये? उपधातु हैं। क्या हैं? उपधातु। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि कैप्चर करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फेफड़े, दिमाग, दिल और यकृत। फेफड़े, दिमाग, दिल और यकृत। तो EEG का प्रयोग किस लिए होता है? किसकी गतिविधि को कैप्चर करने के लिए होता है? ये होता है दिमाग की गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, EEG का प्रयोग किया जाता है। इसकी बात करें दिमाग के लिए और EEG की बात करें तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहलाता है। ठीक है, EEG इंसेफेलोग्राफी होती है। और EEG तो ECG की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, EEG हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये सिस्टम होता है, ये ब्रेन है और इलेक्ट्रोड्स हैं ये। ठीक है, बाकी ये सिस्टम है। EEG रीडिंग यहाँ पे होती है, तो ये दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मानव के त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव का जो त्वचा होती है उसका जो कलर होता है वो किससे बनता है? मेलानिन से, इंसुलिन से, हीमोग्लोबिन से, एड्रीनेलिन से। ठीक है, तो मानव के त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव का जो त्वचा का रंग होता है किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। मानव का त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। इंसुलिन की बात करें तो एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है और इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह का रोग होता है, डायबिटीज। ठीक है, इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है। इसके इंजेक्शन से क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन से क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? नाभिक झिल्ली, साइटोप्लाज्म,
प्लाज्मा झिल्ली इनमें से कोई नहीं। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? ठीक है, तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? कोशिका की जो सबसे बाहरी दीवार होती है उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही जाती है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, इसमें विभिन्न आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चेन है, अल्फा हेलिक्स है और कोलेस्ट्रॉल है, आदि सभी चीज़ें इसमें, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन हो गया वो। ठीक है, सब हैं इसमें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, दाब घटता है। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, और नन ऑफ दीज। तो पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून इसलिए निकलता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। वायुमंडलीय दाब क्या है, घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वायु क्या है? वायु क्या है? वायु क्या होती है? मिश्रण यानी कि मिक्सचर, यौगिक कंपाउंड, धातु, अधातु हो गया नॉन मेटल, उपधातु हो गया मेटलॉइड। ठीक है, तो वायु क्या होती है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है, यानी कि मिक्सचर होती है वायु। वायु क्या है? मिश्रण है। और बात करें उपधातु की, उपधातु कौन सी है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? निम्न में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो सदिश राशि आयतन, विस्थापन, बल, वेग। ठीक है, तो सदिश राशि कौन सी नहीं इनमें से? आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, आयतन सदिश राशि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हरित गैस, जो हरित ग्रह गैस होती है वह है कौन सी है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। ठीक है, हरित गैस, जो हरित ग्रह गैस कौन सी है इनमें से? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है हरित गैस, हरित ग्रह गैस? तो ये सभी हैं, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस हैं, हरित ग्रह गैसें हैं। ठीक है, सारी की सारी। तो जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फॉर सेक्टर की बात करें तो कौन कौन से जो इंडस्ट्रियल एरिया हो प्रोसेस होती है उसमें 15.9% क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टरों में है ये। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइडों की बात करें तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो मनुष्य के मादा जनन अंग की किस प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं? मनुष्य के मादा जनन अंग किस प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सेशन और नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो कौन से होते हैं मनुष्य में? मनुष्य के जो मादा जनन अंग होते हैं वह किस प्रकार का हार्मोन स्राव करते हैं? किस प्रकार का? रिलैक्सेशन। ठीक है,
रिलैक्सिन जो होता है हार्मोन जो होता है कौन करता है, मनुष्य के मादा जननांग द्वारा हार्मोन स्राव किया जाता है रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सिन। और एस्ट्रोजन की बात करें तो जो एस्ट्रोजन होता है जिसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में कि फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, तो फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन को बोलते हैं फीमेल हार्मोन, ठीक है। और एक प्राकृतिक हार्मोन है कौन सा, एस्ट्रोजन जो है एक प्राकृतिक हार्मोन है और क्या है, फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और जो पुरुष और महिला में दोनों में पाया जाता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है, प्याज जड़ का, पुष्प का, तना, प्रकंद, ठीक है। कौन सा होता है, इसमें होता है आपका जो प्याज है वो क्या है, तना है, ठीक है। प्याज क्या है, तना होता है, प्याज होता है तना, तना की बात करें, ठीक है। और गाजर मूली और एक प्रकार के क्या हैं, जड़ हैं, ठीक है। क्या हैं, गाजर मूली क्या हैं, जड़ हैं। और हल्दी के पौधों की बात करें, हल्दी के खाने का योग्य जो हिस्सा होता है वो होता है प्रकंद, क्या होता है, प्रकंद होता है हल्दी के खाने योग्य भाग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, गतिशील चार्ज, केवल अपरिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, ए एंड बी और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र, गतिशील चार्ज के द्वारा और केवल परिवर्तनीय विद्युत के द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों के द्वारा, ठीक है, ए और बी दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, सोना, तांबा, पारा, लोहा, ठीक है। तो सबसे अधिक जो स्पेसिफिक हीट होती है किसमें होती है, सोना, तांबा, पारा, लोहा। तो किसमें होती है स्पेसिफिक हीट, लोहे में होती है, किसमें होती है, लोहे में होती है विशिष्ट हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक होती है, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसे जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जो जीवित जीवाश्म कहा जाता है वह क्या है, जिंकंगो, पाइनस, साइकस, नन ऑफ दीज, ठीक है। कि क्या होता है जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म की बात करें तो ये है जिनकंगो, ठीक है। जिनकंगो क्या है, जीवित जीवाश्म होता है, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, जिनकंगो। और वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी में पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। अब सिलकांत मछली वे जीव जो आज से लगभग लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है सिलकांत मछली, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है लाइकेन, जीवाणु, कवक, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ये होता है जीवाणु में अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणु में, ठीक है, बैक्टीरिया में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है, ठीक है, मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है, लेब्रम का, अंड निक्षेपक का, मेडिबल का और नन ऑफ दीज। तो मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो किसका रूपांतरण होता है, वो होता है अंड निक्षेपक का, ठीक है, किसका होता है, अंड निक्षेपक का होता है, यानी कि इंजेक्टर का, ठीक है, क्या होता है, इंजेक्टर का। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी है? नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी है? हरित ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभोज्योतक, नन ऑफ दीज। ठीक है, मेरिस्टेमिक हो गया, टिश्यूज। तो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है? नई कोशिकाएं किस ऊतक से बनती हैं? तो नई कोशिकाएं किस ऊतक से बनती हैं? नई कोशिकाएं बनती है विभोज्योतक से। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उससे क्या बनती हैं? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और एक मेरिस्टेम अधिकांश पौधों में ऊतक होता है जिसमें अविभाज्य कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं जो पौधे के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अपुष्पी पादप यानी कि प्लांट को किस वर्ग में रखा जाता है? अपुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है, तो क्रिप्टोगेम्स में, बायोफाइट्स में और फेंड्रोगेम्स में, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो अपुष्पी प्लांट होते हैं, अपुष्पी पौधे होते हैं, उनको किस में रखा जाता है? ये रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है अपुष्पी पौधों को। ठीक है, अपुष्पी पौधों को किस में रखा जाता है? क्रिप्टोगेम्स में। और पुष्पी पादप यानी कि फ्लावर प्लांट की बात करें तो फ्लावर प्लांट किस में रखे जाते हैं? फेंड्रोगेम्स में। ठीक है, फेंड्रोगेम्स में रखे जाते हैं फ्लावर पुष्पी पदार्थ, पुष्पी पादप। ठीक है, और जो अपुष्पी होते हैं, अपुष्पी पादप, अपुष्पी प्लांट होते हैं, वो किस में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगेम्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? आलू में मोज़ेक रोग विषाणु के कारण, फफूंदी के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? आलू में मोज़ेक रोग जो होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, आलू में जो आलू में रोग होता है ना, वो विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? शुगर से, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से, न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन से बने होते हैं। डॉट डॉट क्या बने होते हैं? प्रोटीन से, प्रोटीन से क्या बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं तो अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड बने होते हैं किससे? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे है परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है या क्या रहता है? परमाणु के नाभिक में, ठीक है, क्या रहता है? न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, इधर पे प्रोटॉन आएगा, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या क्या रहता है आप ऑप्शन चूज करके आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो लेक्चर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उसका हर संभव उसका हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।